एक ही सरकार के पास, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, उसके पास सारी की सारी पावर रहती है। कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजा महाराजा के तहत थे, उनको ना एक चॉइस दे दी गई। उनको ये चॉइस दे दी गई कि आपका अगर मन करे तो आप इंडिया का हिस्सा बन जाओ, आपका अगर मन करे तो आप पाकिस्तान का हिस्सा भी बन सकते हो। हिंदी बच्चों एक ऐसी भाषा है जो मात्र 40% के आसपास लोगों द्वारा ही बोली जाती है, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी बोल रही है उसको। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज की इस क्लास में बच्चों हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं ये है हमारे क्लास 10th सिविक्स का एक बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो यार थोड़ा सा रिकॉल करो, थोड़ा सा याद करो, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग, और उसमें हमने ना ये बात बिल्कुल क्लियर कट आपको समझा दी थी कि भाई पावर को शेयर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पावर को नहीं शेयर करा जाता तो क्या तमाशा हो जाता है। ये सारी चीजें ना हमने लास्ट चैप्टर तक बहुत अच्छे से समझ ली थी, और उसी चैप्टर का ही एक पार्ट है फेडरलिज्म। बच्चों फेडरलिज्म का मतलब है पावर शेयरिंग, लेकिन किस तरीके की पावर शेयरिंग, कौन सी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की यहाँ पे बात होती है? यहाँ पे बात होती है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा था ना फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में कि एक होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पे अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर को बांटा जाता है। एक सरकार है पूरे देश के लिए, फिर एक सरकार है जो कि आपके सिर्फ स्टेट तक सीमित है, फिर और भी अलग अलग लेवल्स पे अगर आपका मन चाहे तो आप बांट सकते हो, बट मिनिमम 2 लेवल्स पे तो आपको पावर बांटनी ही पड़ेगी। सिर्फ एक लेवल पे आप उसको संकुचित नहीं रख सकते, लिमिटेड नहीं रख सकते हो। दैट इज व्हाट फेडरलिज्म एक्चुअली मीन्स। ठीक है जी, पावर को डिवाइड कर देना है अलग अलग लेवल्स पे, एज सिंपल एज दैट। दिस इज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। चलो अभी ना हम इस चैप्टर को चालू करेंगे, और आज की इस क्लास में हम चालू तो क्या ही करेंगे, हम बच्चों इसको पूरा कंप्लीट भी कर देंगे, पूरा का पूरा फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वील कंप्लीट इट। ईच एंड एवरी टॉपिक हम देख डालेंगे। हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, और अगर कोई देश फेडरल प्रिंसिपल्स पे नहीं चलता तो हम उसको क्या कहलाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक देश को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करा जाता है, कैसे प्रैक्टिस करा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इंडिया में कैसे प्रैक्टिस करा जाता है, प्लस हम डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर एंड में, और बड़े प्यारे तरीके से चैप्टर को फिर खत्म भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल चालू कर लेते हैं, और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके सारे जो डाउट्स हैं, सारे जो भी आपको तकलीफें इस चैप्टर में आती हैं, वो आज इसी क्लास में क्लियर होंगी, ये मेरा दावा है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर फेडरलिज्म। और यहाँ हाथ मिला लिया है, किसने हाथ मिला लिया है? हमारे सेंटर और स्टेट ने, क्योंकि इन दोनों ने कर लिया है पावर को अपने बीच में डिवाइड। किसी एक के पास पावर तो नहीं रहनी चाहिए, है कि नहीं? चलो तो बच्चों यहां पर वापस थोड़ा सा हम लोग जाते हैं, जो चीजें हमको पहले से पता है, जो हमें पहले से याद है, बेल्जियम और श्रीलंका पर जरा उनकी फिर से एक और बारी बात करेंगे। बोर तो नहीं होते हम उनकी बात करते हुए, तो एक और बारी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, याद करो पावर शेयरिंग को। पावर शेयरिंग मैंने पढ़ाया था कि नहीं? बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। अब उसके अंदर आप लोगों को अगर याद होगा तो देखिए, बेल्जियम ने बच्चों शिफ्ट करा था फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म टू अ फेडरल फॉर्म। ठीक है, अब बात ये आती है कि यूनिटरी गवर्नमेंट पहले थी बेल्जियम के अंदर, वो शिफ्ट करके एक फेडरल उसने रूप अपना लिया था, क्योंकि उसने पावर को शेयर कर दिया था। बट नाउ अ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल एंड अ यूनिटरी गवर्नमेंट? अगर मैं यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करती हूं और अगर मैं एक फेडरल गवर्नमेंट की बात करती हूं, तो इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यूनिटरी नाम से आपको समझ में आना चाहिए, शब्द को देखो, यूनिट मतलब कि यहां एक ही है। क्या एक ही है? पावर किसी एक के ही हाथ में है। तो बच्चों जिस भी देश में एक यूनिटरी सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है, वहां पर सिर्फ एक ही सरकार के पास, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, उसके पास सारी की सारी पावर रहती है। सारी की सारी पावर रहने का यह मतलब है कि इवन दो स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट अगर करेगी भी ना, तो भी वो स्टेट गवर्नमेंट सब ऑर्डिनेट रहेगी टूवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको हर एक चीज माननी पड़ेगी, हर एक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देगी। तो दैट मीन्स
सिर्फ एक ही लेवल पे सारी पावर है। बट फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल उसके उल्टी है, बिल्कुल उसके उल्टी वाला उल्टी नहीं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने का मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमेशा पावर बांटी जाएगी मिनिमम यहां पर 2 लेवल्स होंगे। और याद रखिएगा कि जब स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो सबऑर्डिनेट नहीं है टू द सेंट्रल, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग दायरा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग दायरा है, कोई भी एक दूसरे के दायरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, ऑलराइट। लेकिन यहां पर ऑब्वियसली सारी पावर सेंटर के पास है, तो स्टेट को अगर पावर दी भी तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि स्टेट हमेशा सबऑर्डिनेट ही रहेगा, हर एक चीज सेंटर की ही मानी जाएगी, सेंटर के पास सारी पावर होंगी। अब दिक्कत ये थी कि बेल्जियम ने तो यूनिटरी से शिफ्ट करके फेडरल फॉर्म अपना लिया, बट श्रीलंका की सुई वहीं की वहीं अटकी रही। श्रीलंका के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही मौजूद थे और सारी की सारी पावर सेंटर को दे रखी थी, और वहां पर ऑलरेडी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई थी। तो सिन्हाला लोगों के पास सारी पावर आ गई देश की, किसी और को पावर दी ही नहीं। वाओ, अमेजिंग, ठीक है। तो ये था हमारा बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल कि यूनिटरी और फेडरल में अंतर क्या होता है। अब फेडरल हमें समझ में आया शब्द क्या होता है। अब समझते हैं फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म क्या है, इतनी बारी अभी बता दिया, अब भी समझना है तो चलो एक और बारी देख लेते हैं, डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between a central authority and the various constituents of the country। अब भाई ये constituent of the country क्या है, मतलब कि अलग अलग राज्य जो हैं, अलग अलग states जो हैं। तो बच्चों यहां बोला गया है कि फेडरलिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जहां पे पावर को डिवाइड करा जाता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्रीय सरकार है उसके बीच में, और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बीच में। मिनिमम 2 लेवल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, एक लेवल पे कभी भी पावर नहीं दी जाएगी, मिनिमम 2 लेवल पे तो पावर को बांटा ही जाएगा, तभी तो वो पावर शेयरिंग कहलाएगी ना, तभी तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, क्योंकि मिनिमम 2 लेवल्स हैं, पावर को शेयर किया जा रहा है। ऑल्सो बोथ दीज लेवल्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर। बच्चों दोनों ही ये लेवल्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी को किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। सेंटर को पता है कि उसकी पावर्स क्या है, स्टेट को पता है कि उसकी पावर्स क्या है। जैसे कि आपके स्कूल में होता है कि प्रिंसिपल पूरे स्कूल के लिए होती है, फिर हर क्लासरूम के लिए एक टीचर होती है, और फिर टीचर के अंडर एक मॉनिटर भी होता है, क्लास मॉनिटर, है ना। तो इस तरीके से सबको पता है कि सबकी पावर क्या है, पावर अलग अलग लेवल्स पे डिवाइडेड है और कोई किसी की पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा। सिमिलरली उसी तरीके से पावर डिवाइडेड है अलग अलग लेवल्स पे, देश के अंदर भी सेंटर को पता है उसको क्या करना है, स्टेट को पता है उसको क्या करना है, प्लस हमारे देश में तो एक और लेवल पे पावर डिवाइडेड है, लोकल गवर्नमेंट भी हमने बना रखी है, तो उसकी भी पावर है, अपनी अलग इंडिपेंडेंट पावर है उसकी भी, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं समझने के लिए की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को। तो यार एक तो चीज हमें अभी तक समझ में आई कि अगर कोई भी देश फेडरल है तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वहां पे मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स, या जिसको टीयर भी बोलते हैं, ये आंसू वाले टीयर नहीं बच्चों, टीयर्स का मतलब TIERS, ना ये टायर है ना ये टीयर है, ये है टीयर यानी कि लेवल, ठीक है। तो अलग अलग लेवल सबके निकलेंगे, यहां पर सरकार के भी लेवल निकल गए हैं। तो आप लोग देख ही पा रहे हो कि यहां पर हो क्या रहा है, कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि मिनिमम 2 लेवल्स तो एग्जिस्ट करेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे भी पावर है, स्टेट लेवल पे भी पावर है, तो 2 हो गए लेवल, प्लस हमने लोकल लेवल को भी पावर दे रखी है। और बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम में सेंटर और स्टेट के पास पावर डिवाइडेड है, प्लस वहां पर एक तीसरे लेवल पे भी पावर दे रखी है, याद है, कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी पावर दे रखी है, ठीक है। तो फेडरल देश की पहचान ही ये है, मिनिमम 2 और मोर देन 2 लेवल्स। नेक्स्ट थिंग, these different tiers या levels of government govern the same citizens। सबसे पहले यहीं तक समझते हैं, govern the same citizens। अब बच्चों आप अगर पंजाब में रह रहे हो, आप नहीं रह रहे मुझे पता है, लेकिन अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर भी आप आ रहे हो, और क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इस टाइम पे जो हमारी मोदी जी की सरकार है, उनके तहत भी आप आ रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग लेवल्स हैं, चाहे सेंट्रल लेवल है, चाहे स्टेट लेवल है, चाहे लोकल लेवल है, वो सेम ही सिटीजंस को गवर्न कर रहा है, बट ईच टियर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन।
लेकिन हर लेवल का अपना अलग दायरा है। मतलब कि अगर मैं पंजाब में रह रही हूं, मेरे फॉरेन अफेयर्स का, डिफेंस का मामला आता है या कुछ भी ऐसा मामला आएगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ डील करेगी। लेकिन अगर पुलिस का मामला है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का हक बनेगा। तो मेरी ही लाइफ के अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग सरकार का दायरा हो जाएगा। मेरी लाइफ के कुछ हिस्से सेंटर के दायरे में आते हैं, मेरी लाइफ के कुछ हिस्से स्टेट के दायरे में आते हैं। ओके, तो यहां पे वही बात हो रही है कि ऑल्दो हर लेवल सेम ही लोगों को गवर्न कर रहा है, बट हर लेवल का अपना एक अलग ज्यूरिसडिक्शन है, एक अपना अलग डिफाइंड दायरा है जिसपे वो लॉज बना सकता है या एक्शन ले सकता है। जैसे कि लॉ बनाने के मामले में, टैक्सेस लेने के मामले में या फिर एडमिनिस्टर करने के मामले में हर लेवल का अपना अलग दायरा है। यहां तक बात क्लियर हुई। तीसरी चीज जो होती है, jurisdiction of these respective levels या tiers are specified in the constitution. So existence authority of each tier is constitutionally guaranteed. याद रखो यार, ये ना दायरे जो है, अब मैंने बोल दिया कि आपका जो डिफेंस का दायरा है वो सेंटर के पास है या फिर पुलिस का दायरा जो है आपका स्टेट के पास है, तो ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये चीजें संविधान में हमने लिख रखी हैं। मतलब कि हर लेवल की जो एग्जिस्टेंस है, हर लेवल को जो अथॉरिटी दी गई है, जो पावर दी गई है, हर चीज संवैधानिक रूप से लिखित में दी गई है, लिख कर दे दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हर लेवल की एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level. Such changes require consent of both the levels of the government. जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस है, जो भी बेसिक प्रोविजंस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कोई भी एक लेवल अकेले में बदल नहीं सकता है। ऐसे किसी भी चेंज को लाने के लिए दोनों लेवल्स जो हैं, दोनों ही लेवल्स का कंसेंट चाहिए। मतलब कि बच्चों अब देखो, एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है जो संविधान में लिख रखी है ना, संविधान में उस अरेंजमेंट को ऑलरेडी लिख दिया है। अब ये नहीं होगा कि किसी दिन सेंटर का मन करे कि चलो मुझे ना अपनी पावर इंक्रीज करनी है, तो वो स्टेट की कुछ जो लॉ बनाने की पावर है वो लेके वो अपने पास ले ले, या फिर स्टेट का मन करे तो वो कुछ पावर अपने पास ले ले। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं संविधान की, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बदला नहीं जा सकता है किसी भी एक लेवल द्वारा। यूनिलैटरली का मतलब है अकेले अकेले में, अकेले अकेले नहीं करने देंगे। कोई भी ऐसा चेंज अगर आपको लेकर आना है पावर स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए दोनों लेवल्स का कंसेंट लगेगा। ठीक है, और चेंज लाना बड़ा मुश्किल है, वो मैं आपको बताऊंगी भी आगे प्रोसीजर। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। चलो, 4 चीजें समझ में आई। एक और बारी मैं रिपीट करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम लोग इसे याद करके आज के आज तुम्हें याद हो जाए। मेरे साथ बच्चों रिकॉल कीजिए। सबसे पहली चीज फेडरेशन की क्या होती है? मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लेवल। दूसरी चीज, सारे लेवल सेम लोगों को गवर्न करते हैं, लेकिन हर लेवल का अपना अलग ज्यूरिसडिक्शन है, अपना अलग दायरा है। तीसरी चीज आती है कि ये जो दायरा दे रखा है, ये जो ज्यूरिसडिक्शन है और जो पावर्स दे रखी हैं, ये सारी चीजें हर लेवल को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित में दे रखी हैं। उसकी एग्जिस्टेंस अथॉरिटी हर लेवल की और उसकी जो पावर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। एंड फोर्थ पॉइंट है कि कोई भी चेंज स्ट्रक्चर में लेकर आना किसी एक लेवल के हाथ में नहीं है, बल्कि उस चेंज को लाने के लिए दोनों लेवल्स का कंसेंट लगेगा। अच्छा, अब ये 4 ही की फीचर्स नहीं है, इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें, कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट। हमारी जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, उसके पास ये पावर है कि वो अपने हिसाब से संविधान को इंटरप्रेट कर सकती है, उसका मतलब निकाल के रखेगी। और कोर्ट्स के पास ये भी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी, प्लस वो ये भी इंटरप्रेट करेगी कि किस लेवल के पास कौन सी पावर है, ताकि कल को अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मसला हो जाता है किसी 2 लेवल के बीच में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को लेकर, तो वहां पर कोर्ट्स ही डील करेंगे उस प्रॉब्लम के साथ में और वो बताएंगे कि किसके पास असल में कौन सी पावर है। ठीक है, तो वही बात है, हाईएस्ट कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह एक्ट करेगा इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्ट। तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है पावर अरेंजमेंट को लेकर, तो उस केस सिनेरियो में हमारे कोर्ट्स को ही एक अंपायर की तरह एक्ट करना पड़ेगा और उस इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। Next point is sources of revenue for each level are clearly specified to ensure its financial autonomy. हर लेवल का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि जहां से उसको पैसा मिलेगा,
उसको भी क्लियरली डिफाइन कर रखा है, ताकि हर कोई ऑटोनोमस रहे, हर कोई इस चीज में आजाद रहे कि मेरे को पता है कि कहां से पैसा मिलेगा, ताकि पैसे के मामले में भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। एंड लास्ट चीज है बच्चों, जो सारी अरेंजमेंट करी गई है, फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया है, दिस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरल स्ट्रक्चर को लाने के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो चीजें हम उससे अचीव करना चाहते हैं। क्या अचीव करना चाहते हैं? सबसे पहली चीज, टू सेफगार्ड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश में एकता बनी रहे, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, उस यूनिटी को हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं। एंड अलोंग विद दैट सेम टाइम पे अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, साथ ही में जो भिन्नता भी है वो भी बनी रहे, तो सारे डाइवर्स लोग भी रहते रहे और उनके बीच में यूनिटी भी रहे। दैट इज वाई हम फेडरल अरेंजमेंट लेकर आए हैं, दैट इज द रीजन कि हमने पावर को इतने ज्यादा लेवल्स पर डिवाइड करा है। तो ये डुअल ऑब्जेक्टिव होता है हमारे फेडरल सिस्टम का, कि डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करें और उस डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी को भी मेंटेन करके रखा जाए। एज सिंपल एज दैट। तो अगर कल को सवाल पूछ लिया गया की फीचर्स पे, तो ये जो 7 पॉइंट है तुम्हें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। बच्चों अब हम बात करेंगे कि कौन सी दो अलग तरीके की फेडरेशंस होती हैं। ठीक है, अब इसमें भी टाइप है। ओके, दो अलग तरीके होते हैं, दो अलग रास्ते होते हैं, दो अलग रूट्स होते हैं जिससे कि फेडरेशन को फॉर्म करा जाता है। एक रूट होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। क्या दो अलग रूट्स होते हैं? एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दोनों ही रूट्स को हम लोग समझेंगे और देखेंगे, ये भी देखेंगे कि इंडिया जो है वो किस तरीके से एक फेडरल कंट्री बनी है, कमिंग टुगेदर तरीके से या होल्डिंग टुगेदर तरीके से। चलो समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। अब कमिंग टुगेदर का मतलब है सब साथ में आ रहे हैं, है ना, जैसे राहुल, पिंकी, चिंकी सब साथ में आ रहे हैं। तो यहां पर देखो सब अलग अलग बच्चों, यहां पर सपोज इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ए बी सी, ये सब ए बी सी साथ में आकर मिल रहे हैं और ये एक बड़ा फेडरल यूनिट फॉर्म कर रहे हैं। रीजन क्या है, क्यों ये इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आ रहे हैं, क्यों ये एक बड़ा यूनिट फॉर्म करना चाहते हैं? तो देखिए, independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty, retaining identity, they can increase their security। बच्चों ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आके एक बड़ा यूनिट इसलिए फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहली चीज ये अपनी सॉवरेनिटी जो है, सॉवरेनिटी का मतलब आप लोग जानते हो, एक तरीके से एक आजादी, आउटसाइड कंट्रोल से आजादी, बाहरी तरीके से कोई हमें कंट्रोल नहीं करता है, तो हर कोई सॉवरेन है, हर कोई सॉवरेन है मतलब हर कोई आउटसाइड कंट्रोल से मुक्त है। तो ये सब अपनी सॉवरेनिटी को क्लब कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं कि अभी भी हम मिलकर भी सॉवरेन ही हैं, हमारे ऊपर किसी बाहरी पावर का कंट्रोल नहीं है। रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी, अब ये कह रहा है, ए कह रहा है मेरी आइडेंटिटी यही रहेगी, मैं ए हूं तो मैं ए ही रहूंगा। ठीक है, तो सब अपनी पहचान भी मेंटेन करके रख रहे हैं, सबने सॉवरेनिटी को पुल इन करा। क्यों करा ये सब? एक बड़ा यूनिट इसलिए फॉर्म करा है ताकि ये लोग अपनी सिक्योरिटी जो है इंक्रीज कर सके, क्योंकि जब सब साथ में आएंगे तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी आइडेंटिटी इंटैक्ट है। ठीक है, मेरी पहचान खोई नहीं है, चाहे मैं एक बड़ा यूनिट का हिस्सा क्यों नहीं बन गया। नाउ all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government। अब बच्चों यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने भी ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ए बी सी जो साथ में आके मिले हैं, इन सबके पास बराबर पावर है। ठीक है, ए के पास भी उतनी पावर है जितनी बी के पास है, बी के पास भी उतनी पावर है जितनी सी के पास है, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इन रिलेशन टू, विस का मतलब होता है इन रिलेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के पास होती है, क्योंकि असल में तो इन्होंने ही निर्णय लिया है ना साथ में आके मिलने का, तो इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है फेडरल गवर्नमेंट से भी, और प्लस सबके पास बराबर पावर भी है। समझ में आई ये बात? ओके, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती है, इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आए हैं, सॉवरेनिटी उन्होंने क्लब करी है, पूल करी है, अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखी है और अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करा है। साथ ही में हर स्टेट के पास बराबर पावर है और स्टेट्स के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावर है। क्लियर हो गया? अब बच्चों कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल अगर हम देखें, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि इस तरीके से फॉर्म हुए हैं, जो कि एक फेडरल कंट्री तो है बट वो इस रूट को अपना के एक फेडरल कंट्री बने हैं। तो यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, एंड थर्ड कंट्री है हमारा
ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 ऐसे देश हैं जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के थ्रू फॉर्म हुए हैं। फिर आता है हमारा, आगे बढ़ो, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर यानी कि अब ऐसे आ नहीं रहे, सब पकड़ के रखा है सबको। होल्डिंग टुगेदर क्या, मैंने पकड़ के रखा है कि मैं फेडरेशन बनाऊंगी। तो यहां पे बच्चों क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जब एक देश, जब एक बड़ा यूनिट ऑलरेडी है, जब वो बड़ा यूनिट खुद से डिसाइड कर रहा है कि मैं पावर जो है सेंटर को भी दे दूंगा, स्टेट को भी दे दूंगा, और उसने एक तरीके से सारे स्टेट्स को होल्ड करके, खुद से होल्ड करके रख रखा है ना, एबीसी को होल्ड करके खुद रख रखा है गवर्नमेंट ने, तो वो हो जाएगी हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे ज्यादा पावरफुल है स्टेट्स के कंपैरिजन में, और स्टेट्स के बीच में भी अनइक्वल पावर हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो गया बच्चों ये। वहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आ रहे थे, इसलिए उन स्टेट्स के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर थी, लेकिन यहां पे क्योंकि पावर सेंटर से स्टेट पे जा रही है, इस वजह से यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट्स के कंपैरिजन में। जैसे कि हमारा देश है, एग्जाम्पल में इंडिया है, ठीक है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट्स के कंपैरिजन में। इसका और एग्जांपल है स्पेन, स्पेन भी इसी तरीके से बना है, बेल्जियम भी इसी तरीके से बना है। ठीक है, तो कंट्री ने खुद से डिसाइड करा कि सेंटर और स्टेट के बीच में हम पावर को डिवाइड करेंगे, दैट इज वाई सेंटर के पास ज्यादा पावर, स्टेट के पास कम, एंड अलोंग विद दैट कभी कभी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में भी अनइक्वल पावर रह सकती है। जैसे बच्चों, एक टाइम पे आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के पास कुछ स्पेशल पावर्स थी थ्रू द आर्टिकल 370। अब उस आर्टिकल के हिसाब से जेएन के जो पावर्स एंजॉय करता था, बाकी स्टेट्स के पास वो पावर नहीं थे, लेकिन ड्यू टू सम हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस उसको वो पावर्स दिए गए थे। तो ऐसा होता है, पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, बट कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए कभी कभी कुछ स्टेट्स को अनइक्वल पावर देनी पड़ती है या दूसरों से ज्यादा पावर देनी पड़ती है पीस और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। दैट इज वाई कभी कभी कुछ स्टेट्स के पास दूसरों के मुकाबले अनइक्वल पावर भी देखी जाएंगी। ओके जी, वधिया, समझ में आ गया है सभी को। अब देखो, यहां पर यहां तक हमने क्या समझा, 3 चीजें समझ ली हैं ऑलरेडी। हमने समझा एक फेडरेशन होता क्या है, दूसरी चीज हमने समझी कि की फीचर्स क्या है, कोई भी फीचर्स जो कि एक देश को एक फेडरल देश बनाते हैं, और तीसरी चीज हमने देखे वो 2 रास्ते, वो 2 रूट्स जिसके थ्रू किसी भी फेडरल कंट्री को फॉर्म करा जाता है। आई होप यहां तक बात बिल्कुल टकाटक तरीके से बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, और यहां पे बच्चों अब हम बात करेंगे कि हमारे भारत देश को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। हालांकि मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं पे भी वर्ड जो है फेडरेशन का वो लिख ही नहीं रखा है, फिर भी हमारा देश, हम दावा कर रहे हैं एक फेडरल देश है। तो भाई कैसे फेडरल देश है, पहले बताओ तो सही कि क्यों है फेडरल देश। चलिए देखते हैं। तो इंडिया जो है, आप सभी को पता है कि 1947 में एक बहुत ही ब्लडी पार्टीशन के बाद में हमारा देश बना था। बड़ा खून खराबा हुआ, बड़ा तमाशा हुआ, है ना। और वो जो 2 नेशन थ्योरी है उसके चक्कर में धर्म के नाम पे लोगों को अलग कर डाला, काट डाला, पीट डाला, और जो है 2 अलग अलग देश निकल कर आए, पाकिस्तान अलग, भारत अलग। तो 1947 में बच्चों इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना है पेनफुल ब्लडी पार्टीशन के बाद में। सून आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पार्टीशन के बाद ना बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे। अब पहले ना मैं आपको ये समझाती हूँ। तो यार देखो, इंडिया ना एक टाइम पे, मतलब जब हम बात कर रहे हैं बिफोर पार्टीशन, ठीक है, बिफोर पार्टीशन इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। 2 हिस्से कौन से थे, एक थे हमारे प्रोविंसेस और एक थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ, ज्ञान जो मिलता है ना बच्चों, बस उसको सुन लेना चाहिए, चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा ही क्यों ना हो। तो इंडिया जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। कुछ जगहें प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस का मतलब है डायरेक्टली ये ब्रिटिश कंट्रोल में आती थी, ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे इन सभी जगहों को। और कुछ जगहें थी प्रिंसली स्टेट्स, जहां पे जो लोकल राजा महाराजा होते थे वो शासन करते थे, बट अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही वो भी जगहें आती थी। अब जब पार्टीशन होता है तो प्रिंसली स्टेट्स, प्रोविंसेस, तो जो भी इंडिया को एरिया मिला था वो सारी प्रोविंसेस इंडिया में आ गई, बट दिक्कत यह आई कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजा महाराजा के तहत थे, उनको ना एक चॉइस दे दी गई। उनको ये चॉइस दे दी गई कि आपका अगर मन करे तो आप इंडिया का हिस्सा बन जाओ,
आपका अगर मन करे तो आप पाकिस्तान का हिस्सा भी बन सकते हो। और एक थर्ड चॉइस उनको दी गई थी कि अगर आपका मन करे तो आप एक इंडिपेंडेंट नेशन भी बन सकते हो। वाह भाई वाह। और ब्रिटिशर्स ये बोल के टाटा बाय बाय करके निकल गए अपने घर को। दिक्कत हमारे लिए हो गई। ऐसे थोड़ी ना होता कि ये पूरा इंडिया है और यहाँ बीच में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ बीच में पाकिस्तान का हिस्सा आ गया, कुछ आ गया। तो बच्चों अब हमें जो है ना इन प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करके अपने देश में शामिल करना था, विच वॉज ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क फॉर आवर लीडर्स। और उन्होंने वो करा, उन्होंने बड़ी मुश्किलों का सामना करा और इन प्रिंसली स्टेट्स को किसी तरीके से उनके राजा महाराजा को मना कर उनको जो है इंडिया का देश कह रही हूँ, इंडिया के देश में शामिल कर दिया, हमारे देश में शामिल कर दिया। अब ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स भी आ गए, बहुत बढ़िया। और उसी के साथ हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ, कौन से साल में तैयार हुआ, चलिए जल्दी से मेरे को आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस साल में संविधान आता है बच्चों, वो साल मतलब वो जो डेट है उसको हम हर साल रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं, बट आपको ईयर बताना है, विच ईयर, ओके, एंड इट वाज नॉट 1947। चलिए कमेंट्स में बताओ। ओके, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया कि हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स के यूनियन से बना है, वेरी नाइस। पर दिक्कत ये थी कि जो वर्ड था फेडरेशन का, ये तो कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं हुआ, है ना। लेकिन बच्चों स्टिल हमारा देश एक फेडरेशन है, बिकॉज हम लोग बने ही फेडरेशन प्रिंसिपल्स पे हैं। हमारे देश में जिस तरीके का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर ही है और कुछ नहीं है। दैट इज वाई, क्योंकि हम फेडरेशन के प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, चलते हैं, दैट इज द रीजन कि हमारा देश एक फेडरल कंट्री है। ऑल्दो शब्द हमने कहीं इस्तेमाल नहीं करा, बट स्टिल इट इज, मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा मैं बताती हूँ। देखिए, तो हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 टियर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करा गया, लेटर एक 3rd टियर जो है वो ऐड करा गया। These different tiers enjoy separate jurisdiction and constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between union and the state governments। बच्चों देखो, ये जो सारी कहानी है ना मैं आपको समझाती हूँ। हम बोल रहे हैं कि हमारे संविधान मतलब हमारा देश फेडरल प्रिंसिपल्स पे बना है। हमारे देश के अंदर पावर डिवाइड फेडरेशन के हिसाब से करी गई है। इनिशियली शुरुआती दौर में संविधान के अंदर सिर्फ 2 लेवल्स की बात करी गई थी, सेंटर और स्टेट की, इसके बीच में पावर डिवाइड करी जाएंगी। लेकिन बाद में एक 3rd लेवल को भी ऐड करा गया जो कि लोकल गवर्नमेंट का लेवल है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के फॉर्म में। ऑल राइट, ये बात भी क्लियर है। अब हमारे संविधान के अंदर बच्चों एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमने 3 अलग अलग लिस्टें बना रखी हैं। और ये लिस्टें क्या हैं? इसमें कोई राशन का सामान नहीं लिखा है हमने, इसमें बच्चों हमने वो सब्जेक्ट्स लिखे हैं। कौन से सब्जेक्ट्स मैम? मैथ, साइंस, एसएसटी नहीं, वो सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो कि हमारे अलग गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट्स के दायरे में आते हैं। कि सेंटर के दायरे में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे वो कानून बना सकते हैं, स्टेट के दायरे में कौन से सब्जेक्ट आते हैं जिसपे वो कानून बना सकते हैं। तो इसको हमने क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन में, 3 लिस्टों में। कौन सी है ये 3 लिस्ट? एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट है स्टेट लिस्ट, एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। ऑल राइट, तो यार यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की यहां पर हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यूनियन लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनियन लिस्ट आपको पता नहीं यहाँ पे दिख भी रहा है कि नहीं। यूनियन लिस्ट को अगर मैं देखूं, यूनियन लिस्ट के अंदर यहां पर देखते हैं क्या क्या आता है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं हमारा डिफेंस, हमारी बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये लिखती नहीं हूं, बता देती हूँ, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, डिफेंस और सारी वो चीजें जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें होती हैं, जो देश के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। दैट इज वाई यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी केंद्रीय सरकार है बच्चों, सिर्फ वही इस पे कानून बना सकती है, इन सभी सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, क्या क्या आएंगे? कम्युनिकेशन, बैंकिंग, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सारी चीजें हमारी यूनियन लिस्ट में आ जाएंगी। अब स्टेट लिस्ट में हमारी स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस की चीजें आती है, जैसे कि पुलिस आ गया, पुलिस एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। स्टेट लिस्ट का मतलब है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर लॉ बना सकती है इन सभी सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो पुलिस आ गया आपका, पुलिस के साथ यहाँ पर आएगा ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ आ गए। और जो कॉन्करेंट, ये कॉन्करेंट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है यहाँ पे बोथ यूनियन एंड स्टेट दोनों ही इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पर आता है जैसे आपका इनहेरिटेंस, सक्सेशन
और डाइवोर्स और मैरिज, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना देते हैं, बट अल्टीमेटली उन दोनों का लॉ एक दूसरे के कंफ्लिक्ट में होता है, कि सेंटर ने सपोज एजुकेशन पे कोई लॉ बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया, लेकिन दोनों के लॉ आपस में अलाइन नहीं हो रहे, आपस में कंफ्लिक्टिंग है, तो उस केस में क्या होगा? सो बच्चों, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग एनी लॉ on a subject given in the concurrent list, then the law made by the central government will prevail. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया होगा ना, वही माना जाएगा, कोई और कानून नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? तो सेंटर ने जो कानून बनाया होगा वो माना जाएगा अगर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि हमारा देश एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ पे सेंटर के पास होती है ज्यादा पावर, मान लो इस चीज को। अब बच्चों, ये तो 3 लिस्टें आपने देख ली, इसके पता है साथ साथ एक और लिस्ट है, सरप्राइज की तरह आती है वो लिस्ट, वो है आपकी रेसिडुअरी लिस्ट। अब ये जो रेसिडुअरी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब आप लोग सोचेंगे कि इस लिस्ट को क्यों बनाया गया? तो इस लिस्ट को इसलिए बनाया गया क्योंकि जब आपका संविधान बन चुका था, ये तीनों लिस्टें बन चुकी थी, इसके सब्जेक्ट्स लिख चुके थे, तो विद टाइम जो नए नए सब्जेक्ट्स आते रहे, नई नई जो चीजें आती रही, उसको अब इन 3 लिस्टों में नहीं बल्कि एक नई लिस्ट में ऐड किया जाने लगा। और रेसिडुअरी लिस्ट पे भी लॉ बनाने का जो दारोमदार है वो किसके पास है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पे जो है लॉ बना सकती है और कोई लॉ नहीं बना सकता है। ऑलराइट, तो इसी वजह से हमारा देश एक फेडरेशन है। ओके, चलो, तो बच्चों ये तो हमें बात समझ में आ गई है, ठीक है, कि किस तरीके से पावर्स डिवाइडेड है। दैट इज द रीजन कि हम लोग एक फेडरल देश हैं, क्योंकि हमने पावर डिवाइड कर दी है, चाहे लिखे चाहे ना लिखे, कर तो दी है। उसी के साथ बच्चों यहां पर जरा एक और बात करते हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। अब ये यूनियन टेरिटरीज है जिसको हम प्यार से यूटीज बुलाते हैं, क्या होती है ये? These are some of the areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि इतने छोटे हैं कि इनको आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बना सकते, पर इतने छोटे भी नहीं है कि इसको किसी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज कर दो। दैट इज वाई इनको एक इंडिपेंडेंट स्टैचर दे दिया जाता है और इनको स्टेट बुलाया ही नहीं जाता, इनको बुला दिया जाता है यूनियन टेरिटरीज। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 28 जो है स्टेट्स हैं, यानी कि राज्य हैं, और उसी के साथ हमारी 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज को अगर मैं ऐसे मैप में विजुअलाइज करके आपको बताना चालू करूं, पूरे 8, ठीक है, काउंट करेंगे, देखेंगे मैम को पता है कि नहीं पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली क्या है, JNK और लद्दाख बन गए यूनियन टेरिटरी, तो JNK लद्दाख सबसे पहले, उसके बाद दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, थोड़ा सा नीचे आते हैं दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये भी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद पौंडीचेरी और हमारा अंडमान एंड निकोबार एंड लद्दाख, ठीक है, 8। तो ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और बाकी हमारे 28 राज्य देश में मौजूद है। अब खास बात यह है कि ये जो यूनियन टेरिटरी है, इस यूनियन टेरिटरी पे शासन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं इन रनिंग दीज एरियाज, ठीक है, इन रनिंग दीज एरियाज दे हैव सम स्पेशल पावर्स। ऑलराइट, नाउ शेयरिंग ऑफ दिस पावर बिटवीन द सेंटर स्टेट, ठीक है, यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इससे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, इट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर। Along with that, the parliament cannot on its own change this arrangement. पार्लियामेंट खुद से इस अरेंजमेंट को बदल नहीं सकती है। कोई भी अगर चेंज लेकर आना है, अब चेंज अगर लेकर आना है बच्चों, ठीक है, चेंज अगर इस अरेंजमेंट में लेकर आना है तो सबसे पहली चीज तो बहुत ही मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, पहले ही साइड हो जाओ। लेकिन अगर चेंज लेकर आना है तो इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी से सबसे पहले इसको लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाओ, उसके बाद, खत्म नहीं हुई है यहीं पे कहानी, उसके बाद रैटिफाई करवाया जाएगा लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है
हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो हमारी जो आधी, मिनिमम आधी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है, जैसे हमारे कितने स्टेट्स हैं 28, तो मिनिमम 14 स्टेट लेजिस्लेचर्स से ज्यादा में आपको उसको मतलब मिनिमम 14 में तो पास करवाना ही होगा उस पर्टिकुलर चेंज को, तभी वो बदलाव आ पाएगा। तो 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में भी पास कराओ, राज्यसभा में भी पास कराओ, उसके बाद मिनिमम हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी उसको रैटिफाई कराओ, फिर जाकर सोचेंगे, फिर जाकर कोई चेंज आएगा। क्योंकि बच्चों इसको इतना डिफिकल्ट इसलिए रखा है बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी चीजों को चेंज करना बहुत दिक्कत का काम होना भी चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई लेवल अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उसे चेंज कर देंगे और अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लेंगे। इसी चीज से बचने के लिए इस प्रोसीजर को मुश्किल रखा गया है। और अगर कोई डिस्प्यूट आती है डिवीजन ऑफ पावर्स को लेके, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेंगे और सॉल्व करेंगे उस डिस्प्यूट को, क्योंकि उन्होंने तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करा है ना, उनको तो पता है कि क्या लिखा है संविधान में, किसके पास कौन सी पावर है, कौन क्या सही क्लेम कर रहा है, कौन गलत क्लेम कर रहा है। तो चीजों को सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी को हमने दे रखी है। ओके, अब बच्चों बात आती है, ठीक है, यहां तक हमने देखा फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या है, फेडरलिज्म किस तरीके के दो रूट्स हो सकते हैं, उसी के साथ हमने देखा कि इंडिया एक फेडरल देश क्यों है, ये भी समझ गए। अब बात आती है कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जा रहा है, या कैसे किया जाता है, और क्यों फेडरलिज्म इंडिया में सक्सेसफुल है। ठीक है, तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर डेफिनेटली नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। तो हमारी संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं डेफिनेटली जरूरी हैं, है ना, हमारे फेडरलिज्म के लिए, बट काफी नहीं है। जरूरी है बट काफी नहीं है। इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। और हमारे देश में जो फेडरलिज्म सक्सेसफुल है ये इस वजह से है क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है। दैट इज द रीजन हमारे देश में फेडरलिज्म सक्सेसफुल है। बट सिर्फ वही रीजन नहीं है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश के अंदर जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने हैं उसकी। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब है कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो हमने स्टेट्स को क्रिएट करा है। दूसरी चीज हम देखेंगे हमारे देश की जो लैंग्वेज पॉलिसी है, दैट इज ऑल्सो समथिंग जिसकी वजह से शांति बनी हुई है ना देश में। और एक और चीज है हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस, हमारे जो केंद्रीय और राज्य सरकारें हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कैसी है। तो इन 3 रीजंस की वजह से हम पता करेंगे कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की जा रही है हमारे देश में। चलिए सबसे पहली चीज पे आ जाते हैं, द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे देश में आज के टाइम पर अगर स्टेट्स की बात करें तो पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब में, गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात में, है ना। तो इस तरीके से भाषा के बेसिस पे स्टेट्स को बांट रखा है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? हमेशा से ऐसा नहीं था। इस चीज की डिमांड आई थी और तब इस तरीके से स्टेट्स को क्रिएट करा गया था। क्यों करा गया था, चलिए देखते हैं। तो मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड, मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। अब ऐसे नहीं कहीं गायब हो गए, तो मतलब बच्चों वैनिश का मतलब गायब नहीं हो गए। बहुत से ओल्ड स्टेट्स जो थे उनकी बाउंड्रीज, बॉर्डर्स को चेंज कर दिया, नाम बदल दिए, तो उस चीज में बोला जा रहा है कि दे हैव वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट्स, नए तरीके से स्टेट्स को क्रिएट करा गया है, बाउंड्रीज चेंज कर दी, नाम चेंज कर दिए। 1947 के बाद बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। बहुत से पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज, जैसे पहले इंडिया कुछ इस तरीके का था, आज ऐसा नहीं है, तो पुराने स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज करा गया था, नए स्टेट्स क्रिएट करे गए थे। ऐसा इसलिए करा गया था टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट्स। ठीक है, दिस वाज डन बिकॉज पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज, जो लोग एक भाषा में बात करते हैं वो एक राज्य का हिस्सा बनकर रहे, इसलिए ये सब करा गया था। Some states created to recognize differences based on culture, ethnicity and geography। और कुछ states culture, ethnicity, geography के differences पर भी हमने क्रिएट करे थे। जरूरी नहीं है कि सारे भाषा के बेसिस पे, कुछ संस्कृति जो है अलग, एथनिसिटी, सोशल ग्रुप्स की वजह से, ज्योग्राफिकल चेंजेस जो है उसकी वजह से भी क्रिएट करे हैं हमने। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है। अब बात ये थी कि जब ये मुद्दा इनिशियली उठाया गया था कि स्टेट्स को जो है लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करो, तो हमारे जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स, उस समय पे काफी डरे हुए थे। उन्हें लगा था कि यार अभी तो धर्म के बेसिस पे देश का बंटवारा हो गया,
अब जो लोग ये भाषा के बेसिस पे बात कर रहे हैं स्टेट्स को क्रिएट करना, कहीं इससे लोगों के अंदर वो सेपरेटिस्ट फीलिंग ना आए, अलगाववाद की भावना ना आए और फिर से वही सारे दंगे ना क्रिएट हो जाएं देश में, तो वो काफी डरे हुए थे। लेकिन बच्चों विद टाइम जब उन्होंने क्रिएट करे ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स हैं, तो उन्हें पता चला कि इससे कोई भी एकता भन्न नहीं हुई है ना, बल्कि हमारे देश में यूनिटी बढ़ी ही है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब हमने स्टेट्स क्रिएट करे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बल्कि यूनिटी और इंक्रीज ही हुई है। ठीक है, तो सक्सेसफुल हो गई ये चीज। नेक्स्ट चीज देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारे देश में बच्चों कोई भी भाषा देश की राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हमने किसी भाषा को वो दर्जा दिया ही नहीं, बिकॉज इन आवर कंट्री वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वी डिडंट ऑब्वियसली वांट टू ऑफेंड एनीवन। तो इसी वजह से बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया और हिंदी को भी सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। साथ ही में हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जिनको स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरह रिकग्निशन दी है हमारे संविधान ने। ठीक है, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब बच्चों स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस का मतलब है कि जो आपका ऑफिशियल पेपर वर्क वगैरह है वो आप इन लैंग्वेजेस में कर सकते हो, जो जो इसमें दी गई हैं। तो बहुत सारी भाषाएं इंक्लूड की गई हैं। स्टेट्स की भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है जिसमें आप सरकारी पेपर वर्क वगैरह एग्जाम्स दे सकते हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स तो स्टेट्स में भी हैं। प्लस लीडर्स हमारी कंट्री के बहुत कॉशियस थे व्हेन दे वर एक्चुअली स्प्रेडिंग हिंदी। हिंदी बच्चों एक ऐसी भाषा है जो मात्र 40% के आसपास लोगों द्वारा ही बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी बोल रही है उसको। सो मेनी पीपल आर देयर, दे आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इस वजह से हिंदी का जब इस्तेमाल, हम हिंदी को ना कॉमन भाषा समझ लेते हैं भारत देश की, कि जिससे सब कम्युनिकेट कर सकें। तो हिंदी को फैलाने में भी स्टिल लोग बहुत, मतलब हमारे लीडर्स बहुत डरे हुए थे, कॉशियस थे, बहुत सावधानी बरतनी पड़ी उनको कि कहीं कोई ऑफेंड ना हो जाए या किसी को ऐसा ना लगे कि ये क्यों फैला रहे हैं हिंदी को, क्यों स्प्रेड कर रहे हैं उसका इस्तेमाल। सो हमारे संविधान के हिसाब से इंग्लिश का भी यूज़ रुक जाना था ऑफिशियल पर्पसेस के लिए 1965 में। लेकिन उस टाइम पे बहुत से नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे जिन्होंने डिमांड करा कि इंग्लिश का इस्तेमाल कंटिन्यू हो। तो बहुत से ऐसे स्टेट्स थे बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर जो इंग्लिश भाषा ज्यादा प्रेफर करते थे और वो कहते, मतलब वो हिंदी नहीं बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश का इस्तेमाल खत्म नहीं होना चाहिए एंड दे प्रोटेस्टेड। तमिलनाडु के अंदर ये मूवमेंट जो है काफी वायलेंट हो जाती है कि इंग्लिश को बंद मत करो, तो काफी हिंसक हो जाती है ये मूवमेंट एंड तभी जो है हमारे लीडर्स को मानना पड़ा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करा बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो उन्होंने बोला ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ अब हिंदी का भी इस्तेमाल हो जाएगा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। एंड हिंदी का प्रमोशन स्टिल हमारे गवर्नमेंट जो है उसके ऑफिशियल पॉलिसी रहता है, हिंदी को प्रमोट हम करते रहते हैं। बट इस प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि आप इसे थोप रहे हो। ये मत समझिएगा कि हिंदी प्रमोट हो रही है तो इसलिए प्रमोट हो रही है क्योंकि हम इसको थोप रहे हैं, किसी पर जबरदस्ती कर रहे हैं किसी के साथ कि तुम हिंदी भाषा में बात करो। नो, दैट इज नॉट हैपनिंग। सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है एक पॉजिटिव तरीके से, ताकि हमारे देश की भाषा एक कॉमन लैंग्वेज जिससे लोग कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, दैट इज इट। थोपा नहीं जा रहा किसी पे, इम्पोजिशन नहीं हो रहा है। दिस इज ऑब्वियसली अनलाइक श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर तो एक ही ऑफिशियल भाषा थी, सिन्हाला। हर कोई प्रमोट कर रहा है उसी को, गवर्नमेंट तक प्रमोट कर रही है और लोगों पे थोपा जा रहा है उसको, तमिल भाषा को रिकॉग्निशन नहीं दिया जा रहा। बट ऐसा नहीं है बच्चों, हम लोग अपने देश में पूरी जितनी डाइवर्सिटी है सभी को अकोमोडेट करते हैं, सभी भाषाओं को इक्वल तवज्जो भी देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने पावर को शेयर करा है, बिल्कुल डाइवर्सिटी की डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करा है, हर किसी भाषा को बराबर की इंपॉर्टेंस भी दी है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशंस की। यार देखो, अब ना बड़े प्यार से लिख तो दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर की पावर ये, स्टेट की पावर ये, और ये भी माना जाता है कि जब बिल्कुल डिफाइन ही कर दिया है पावर्स को तो अब तो कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता, अब तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं सकता। बट ऐसा होता नहीं है। लिखने में और होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और बच्चों एक लंबे समय तक हमारे देश में आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंस के बाद से ही जीतती आ रही थी, सेंटर पे भी स्टेट पे भी हमेशा कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहता था। और अगर किसी दूसरी पार्टी की किसी स्टेट में सरकार बन जाती थी तो कांग्रेस पार्टी के लोग उस गवर्नमेंट को डिसमिस करने की, गलत तरीके इस्तेमाल करके उसको डिसमिस करने की कोशिश किया करते थे, विच वॉज वेरी रॉन्ग, है ना। तो इस तरीके से तो आपने क्या ही पावर शेयर करी जब एक ही पार्टी का दबदबा हो रहा है और वो गलत तरीकों से डिसमिस कर रहे हैं दूसरी पार्टीज को, तो डेमोक्रेसी को भी खराब कर रहे थे। लेकिन
1990s के बाद में हमारे देश में हमें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन गिर रहा था और उस टाइम पे जो अलग अलग रीजनल पार्टीज थी, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टीज थी, वो इंपॉर्टेंस में बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से सेंट्रल लेवल पे कोई भी एक पार्टी सरकार नहीं बना पा रही थी और बहुत बारी बहुत सी पार्टीज को मिलकर एक गठबंधन की सरकारें बनानी पड़ रही थी, जिसकी वजह से हमारे सेंट्रल लेवल पे हम देखते हैं और स्टेट लेवल पे भी जब ये गठबंधन की सरकारें बनना चालू होती हैं तो बहुत सारी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चालू होती है, बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चालू होती है बच्चों, जिससे पावर शेयरिंग का एक नया सा कल्चर हमारे देश में भी हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ एक ऐसी जजमेंट आती है जहां पर ये मुश्किल कर दिया गया कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को गलत तरीकों का इस्तेमाल करके हटा नहीं सकती है। तो इससे ना हमारा फेडरल स्ट्रक्चर और भी मजबूत बना है। तो हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स पावर शेयरिंग की रियलिटी में तभी काम करती हैं और ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि कैसे आपकी जो रूलिंग पार्टीज हैं और जो लीडर्स हैं वो इन अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं। तो अगर वो इनको ढंग से फॉलो करेंगे तभी वो अरेंजमेंट्स काम करेंगे। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे समय तक सेम पार्टी, कांग्रेस पार्टी सेंटर स्टेट में मौजूद थी। जब रूलिंग पार्टी स्टेट में अलग आ जाती थी तो पार्टीज जो सेंटर में थे वो उसको हटाने की कोशिश करते थे, डिसमिस करने की कोशिश करते थे, मिसयूज करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को, डिसमिस कर देते थे स्टेट गवर्नमेंट्स को जो राइवल पार्टी की होती थी। लेकिन 1990 के बाद में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत से स्टेट्स में आती हैं, बिगिनिंग था ये कोalition गवर्नमेंट्स के एरा का, गठबंधन की सरकारें इस टाइम पे बनने लगती हैं, एक नया कल्चर पावर शेयरिंग का आता है, रिस्पेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए वो बढ़ने लगती है, एक मेजर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया जिसकी वजह से मुश्किल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को एक आर्बिट्ररी मैनर में अपने मन मुताबिक डिसमिस नहीं कर सकती। तो बच्चों इन सभी चीजों की वजह से सेंटर स्टेट रिलेशंस मजबूत हुए, बहुत सारे अलग अलग पार्टीज, अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिली, एक पावर शेयरिंग का जो कल्चर है वो डेवलप हुआ और फेडरलिज्म और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। तो इन तीन चीजों से हमने देखा है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस की कैसे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है या किया जा रहा है। अब हम लास्ट चीज पे आ रहे हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब यहां पर ना बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, ठीक है, और डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस भी लोग पूछते हैं कि मैम डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म में क्या अंतर है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूं। यार देखो, फेडरलिज्म शब्द का मतलब है कि आप पावर को डिवाइड करने की बात कर रहे हो अलग अलग लेवल्स के बीच में, सेंटर, स्टेट, लोकल, फलाना ढिमकाना, जो भी और लेवल आपके मन में है, ठीक है, दैट इज फेडरलिज्म। बट जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ मतलब है आपकी लोकल गवर्नमेंट को पावर देने से, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का सिर्फ ये मतलब होता है कि सेंटर स्टेट से पावर लेके लोकल लेवल को पावर दो, लोकल लेवल को मजबूत करो, लोकल लेवल को सशक्त करो, ठीक है, दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन मीन। ये बात करता है हर लेवल पे पावर को शेयर करना, ये बात करता है सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की पावर का, ओके, दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन मीन। तो हम देखते हैं कि इंडिया जैसी वास्ट कंट्री, कितना बड़ा देश, सिर्फ दो लेवल से नहीं चल सकता। हमारे बहुत से स्टेट्स इंटरनली, अंदरूनी रूप से बहुत ज्यादा डाइवर्स है। कितना बड़ा स्टेट है, यूपी की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, इंटरनली उसमें कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट के होने से पूरा स्टेट नहीं चला सकते आप। इस वजह से उस स्टेट के अंदर भी और भी ज्यादा पावर को शेयर करने की जरूरत है, जिस वजह से थर्ड लेवल गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट हमें लाना पड़ा। बट व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। तो यस बच्चों, जब पावर ली जाती है सेंटर स्टेट से और दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को, तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि हमारे लोकल गवर्नमेंट को और भी ज्यादा मजबूत करना। पावर लेने का ये मतलब नहीं है कि सेंटर और स्टेट को ले ही ली पूरी पावर, है ना, ऐसा नहीं है, कुछ पावर्स उनसे लेके लोकल लेवल को दी जाती है, ये है डिसेंट्रलाइजेशन। लार्ज नंबर प्रॉब्लम्स, इश्यूज बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, दिक्कतें हैं जो सिर्फ बच्चों लोकल लोग ही अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता उस छोटे से लेवल पे उन इश्यूज को रिजॉल्व। दैट इज वाई लोगों को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना इलेक्शंस में, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश में एक छोटे से गांव तक में लोगों को इलेक्शंस में हिस्सा लेना है, ताकि वो जो उनकी आसपास की समस्याएं चल रही है, दिक्कतें चल रही है, उसका समाधान कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें। और इससे बच्चों डेमोक्रेसी एक ग्रास रूट लेवल तक, छोटे से छोटे लेवल तक पहुंचती है। हर किसी के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की एक हैबिट को भी इनकलकेट इस प्रैक्टिस के थ्रू किया जाता है। अब आगे अगर हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स थी, तो अभी तक लोकल गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। ऑल्दो
हमने बना रखा था लोकल गवर्नमेंट, बट स्टिल बच्चों हम लोग देखते हैं डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी, तो अपनी ऑटोनॉमी नहीं थी, अपनी कुछ पावर्स नहीं थी, डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल कर रहा था। दूसरी चीज, इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली नहीं होते थे, मतलब एक बार ही हो गए, फिर 10 साल तक कुछ अता पता नहीं है, फिर कभी हो गया, मुश्किल से हो गया, फिर नहीं हुआ। तो रेगुलर बेसिस पे, यानी कि फिक्स्ड टाइम पीरियड पे इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। एंड लोकल गवर्नमेंट्स के पास कुछ भी पावर्स या अपने खुद के जो रिसोर्सेज है, पैसा वैसा है, कुछ था ही नहीं। तो बहुत दिक्कत थी, जिस वजह से हमको मजबूरन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ता है, संवैधानिक रूप से एक बदलाव लाना पड़ता है 1992 में। तो बच्चों याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। क्यों लाया गया? ताकि हम लोग ये जो सारी प्रॉब्लम्स लोकल गवर्नमेंट डील कर रही है उसको सॉल्व कर सके और लोकल गवर्नमेंट को और भी ज्यादा मजबूत बना सके, इंडिपेंडेंट बना सके। सबसे पहला चेंज जो लाया जाता है वो था, इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। रेगुलर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। अभी तक क्या समस्या थी कि इलेक्शन एक बार ही होते थे, फिर नहीं होते थे, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहे थे, फिक्स्ड इंटरवल में नहीं हो रहे थे। बट अब अगर बोल दिया है कि हर 5 साल में इलेक्शन होगा, तो हर 5 साल में इलेक्शन होगा, क्योंकि संवैधानिक रूप से उसको मैंडेटरी कर दिया गया। दूसरी चीज यहाँ पे क्या करी गई, सीट्स को रिजर्व करा गया, इलेक्टेड बॉडीज, एग्जीक्यूटिव हेड्स फॉर द एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज के लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सीट्स रिजर्व करी गई, प्लस 1/3 सीट्स रिजर्व करी गई महिलाओं के लिए। उसी के साथ एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसको बनाया गया बच्चों। अब जैसे इलेक्शन कमीशन तो जो पूरे देश में इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट कराते हैं फ्री एंड फेयर तरीके से, प्लस एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बना दी जो पर्टिकुलरली उस स्टेट के इलेक्शन को देखेगी कि क्या वो इलेक्शन सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रही, और कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी उनकी होगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट करा हर स्टेट में, ताकि वो पंचायत और म्यूनिसिपल जो इलेक्शंस है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के जो इलेक्शंस है, उनको कंडक्ट कर सके। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अब ये रिक्वायर्ड है कि दे हैव टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो अभी तक तो पूरा उन्होंने कंट्रोल जमा रखा था, बट अब उनके लिए भी ये जरूरी हो गया कि उनको कुछ अपनी पावर्स और पैसा लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ शेयर करना पड़ेगा। और ये जो नेचर ऑफ शेयरिंग है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, किसी स्टेट में ज्यादा शेयर करो, किसी में कम, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चों ये 5 चेंजेस लाए जाते हैं लोकल गवर्नमेंट को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। व्हाट आर द 5 चेंजेस? लेट अस रिकॉल। फिक्स्ड टाइम, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाएगा। उसी के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन, रिजर्वेशन एससीज, एसटीज, ओबीसीज के लिए, 1/3 रिजर्वेशन हमारी विमेन के लिए। उसी के साथ हम देखते हैं लास्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स बांटनी पड़ेंगी विद द लोकल पावर्स एंड रेवेन्यू बांटना पड़ेगा विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ऑलराइट, सो दीज आर द 5 चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट। लेट्स गो ऑन एंड सी द स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट। 2 टाइप की लोकल गवर्नमेंट होती है, एक होता है रूरल एरिया में, एक होती है अर्बन एरिया की लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले रूरल एरिया की लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। रूरल एरिया के अंदर बच्चों लोकल गवर्नमेंट कहां से चालू होगी? सबसे छोटे हिस्से से, एक गांव से। तो अगर एक गांव बड़ा है तो बड़े गांव को पंचायत बोला जाएगा, या फिर अगर 2-3 छोटे गांव है तो उनको मिलकर एक पंचायत बोला जाएगा। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, सॉर्ट ऑफ। वो पंचायत क्या बन गई? कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब उसके अंदर जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं वो हो गए ग्राम सभा के मेंबर्स, जो कि सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है वो, 18 साल के से ऊपर जितने लोग हैं। ग्राम सभा अब इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वोट देगी और पंच और सरपंच को इलेक्ट करेगी। तो सबसे पहले आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी, जिसमें आपके पंच और सरपंच को इलेक्ट करा गया है। किसके द्वारा? आपकी ग्राम सभा द्वारा। और ग्राम सभा का एक काम होता है कि वो कांस्टेंट चेक रखेगी कि पंच सरपंच जो है वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत। अब बहुत सारी ग्राम पंचायत जब ब्लॉक लेवल पे मिल जाएंगी तो वो ब्लॉक या पंचायत समिति बनेगी, और जब बहुत सारी ब्लॉक पंचायत समिति एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होंगी वो मिलकर एक जिला परिषद फॉर्म करेंगी। जिला परिषद का हेड जो है वो जिला परिषद चेयरपर्सन कहलाया जाएगा। स्ट्रक्चर समझ में आया? देखो मैं समझाती हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। जैसे कि ये एक पूरा जिला है, जिला क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट बोल लो या फिर जिला बोल लो इसको। इस जिले के अंदर अब बहुत सारे, हम सपोज कर रहे हैं कि जिले के अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, जैसे ये 6 सपोज इसमें ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी पंचायत हैं। तो देखो ये आपका जिला हो गया, जिले के अंदर ये आपके ब्लॉक्स हो गए, ब्लॉक के अंदर आपकी जो है ये पंचायत हो गई,
तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, पंचायत, पंचायत के बाद ब्लॉक, ब्लॉक मिलकर पूरा जिला, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है। अब वहीं पे अगर अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें, अर्बन एरियाज में जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होगी वो क्या है बच्चों, दो टाइप की है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये आपकी बिग सिटीज में एग्जिस्ट करेंगे और इनके लीडर को मेयर बोला जाता है। और म्यूनिसिपैलिटीज जो है ये आपके टाउन्स में होती हैं, शहरों में होती हैं, और इनके लीडर को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बोला जाता है। अब दिक्कत, चलो स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, अब दिक्कत ये है कि अभी भी इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है बच्चों वो अभी भी बहुत सी परेशानियां झेल रही है। जैसे कि इलेक्शंस रेगुलरली तो हो रहे हैं क्योंकि आपने मैंडेटरी कर दिया और एंथुसियास्टिकली बड़े धूमधाम से हो रहे हैं, बट ग्राम सभा रेगुलरली नहीं हो रही। जो वो एडल्ट सिटीजन्स की मीटिंग है जहां वो डिस्कशन के लिए मिलते हैं, डिसीजंस बनाते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही। उसी के साथ मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक सिग्निफिकेंट पावर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को दी ही नहीं है। ना ही उन्होंने उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज ट्रांसफर करे हैं, ना पैसा दिया है, ना बहुत पावर्स दी हैं। तो वहां पर एक दिक्कत आ रही है क्योंकि उन पे छोड़ दिया था ना कि आप पावर रिसोर्सेज दो, नहीं दे रहे। कौन चाहता है कि वो अपनी पावर को गिव अप करे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये दो दिक्कतें अभी भी लोकल बॉडीज द्वारा फेस करी जा रही है, बट स्टिल बहुत सारी दिक्कतों को हमने सॉल्व करा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 के थ्रू, एंड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर पे। ऑलराइट, सो आई होप सभी को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। एक बारी चैप्टर को समराइज कर लेते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हमने बात करी है फेडरलिज्म की, यानी कि एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की, जहां पे पावर को बांटा जाता है मिनिमम 2 लेवल्स पे, और एक और अलग लेवल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर हमने बात करी कि कौन कौन से की फीचर्स होते हैं जो कि एक देश को एक फेडरल देश बनाते हैं। फिर हमने देखा कौन से दो अलग अलग रूट्स हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, जिससे कि एक फेडरेशन बनती है। अब फेडरेशन अगर बन गई है तो इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों कहलाई जाती है, हालांकि फेडरल शब्द तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं करा गया। तो फिर हमने देखा कि इंडिया को एक फेडरल देश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करा जाता है, लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशन के थ्रू। फिर हमने बात करी डिसेंट्रलाइजेशन की, जहां पर लोकल गवर्नमेंट को और भी ज्यादा सशक्त करने की बात हो रही है, एम्पावर करने की बात हो रही है, लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की बात हो रही है। वो सारी चीजें हमने देखी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 की बात करी, और फिर एंड में देखा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आज भी लोकल गवर्नमेंट फेस कर रही है, बट हो जाएगा बच्चों, विद टाइम हम और चेंजेस लाएंगे जिससे कि हम इनको और भी ज्यादा सशक्त बना देंगे। इसी के साथ आपका जो फेडरलिज्म का जो चैप्टर है ये हो जाता है समाप्त। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरे को पता है समझ में आया है, और सारी चीजें जो है बिल्कुल आज क्लियर हो गई होंगी। तो चलो यार, अब टाइम आ चला है कि तुम लोग जाकर इस चैप्टर को फटाक से रिवाइज करो, इसके नोट्स बनाओ, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर। This is your SST educator Ujjwala Pun signing off for the day for today. Okay, bye bye guys.